मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब शुरू हो रहा है। मात्र 20% लोग जो बाजार में शहरों में हैं और बाकी सभी लोग खेती बाड़ी पर हैं, लेकिन जमीन तो है नहीं। हमारी सरकार की चाल ढाल भी कुछ इस तरीके से इस विषय को लेके आज इस महासंघ को भी बनाने में हमें 1 साल लग गया। काम को लटकाने का तो हम लोगों के पास भरपूर उपाय है, लेकिन उसका रास्ता हम कैसे निकालें इस पर करने में हमारी पसीने छूटने लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो इनमें एक अपना ये भी है, इनहेरेंट क्वालिटी है जो इन जंगलों को बचाने की क्षमता है। अबुआ दिसोम, अबुआ बीर अबुआ दिसोम अभियान की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। आज इसको लेकर पूरे राज्य के आप सभी कहेंगे कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समूह यहां उपस्थित हुआ है। जिला के आप सभी उपायुक्त हैं, मंच पर राज्य के वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज से अबुआ बीर अबुआ दिसोम कार्यक्रम का अभियान हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम है, आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार भी। 2 ये अभियान स्टार्ट होंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से अबुआ बीर अबुआ दिसोम। दिसोम का मतलब क्या होता है, जरा आप लोग सबको मालूम है? जरा बताइए तो दिसोम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं दिसोम का मतलब? 1-2 लोग, डीसी साहब लोग, कितने डीसी लोग जानते हैं? हैं? क्या होता है? देश। लेकिन और बीर का मतलब जंगल। थोड़े मोटा मोटे थोड़ी सी सन्नाटे में थोड़ी आवाज है। मैंने कई बार अपने पदाधिकारियों को कहा है कि ये राज्य थोड़ा सा और सब राज्यों से अलग इसकी संस्कृति है, शिष्टाचार है, सभ्यता है। यहाँ के लोग के बारे में वेलफेयर सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया ही। यहाँ के लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके से रहते हैं। और मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब शुरू हो रहा है। 30% के लगभग वन क्षेत्र हमारा राज्य में, और जंगल झाड़ मिलाकर के कह लें तो लगभग 50%। खेती बाड़ी योग उतना नहीं है जितना जनसंख्या के रूप में अगर हम देखें, लेकिन हमारे 80% लोग इन्हीं चीजों पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? मात्र 20% लोग जो बाजार में शहरों में हैं और बाकी सभी लोग खेती बाड़ी पर हैं, लेकिन जमीन तो है नहीं।
वन अधिकार अधिनियम बने हुए कितने वर्षों हो गए, लेकिन मुख्य सचिव जी ने भी उस विषय को लेकर बहुत संक्षिप्त में बहुत क्रिस्पी बातें आपके समक्ष रख दी है। मुझे नहीं लगता है उन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीस वर्षों में या उससे पहले भी इस विषय पर कोई विशेष ध्यान रहा ही नहीं। ये लगता है सरकारी कार्य की व्यवस्था में ये कूड़े के ढेर पे रखा हुआ ये एक्ट था, और शायद यही वजह है कि आज हम बहुत हुज्जतों के बाद वन अधिकार को एक मुहिम का शक्ल देकर हमें उतरना पड़ रहा है। कई राज्यों ने तो, अगर आप दूसरे राज्यों को देखेंगे जहां पर आदिवासियों की भी बहुलता कम है, लेकिन वहां पर वन अधिकार के तहत पट्टों का वितरण इस तरीके से हुए हैं कि आज मंच पर या सभा में बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वो भी और वहां के भी ब्यूरोक्रेट्स, यहां भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वहां भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लोग हैं, यहां भी हैं भरे पड़े। लेकिन ये काम करने में ये अंतर क्यों आता है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं आज के दिन में जो काफी सफलतापूर्वक आप सब मिलकर कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने कोई चीज ठान ली और वो चीज ना हो। मुझे लगता है इसको बहुत, इसकी गंभीरता को हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया। आज नतीजा ये हो रहा है कि आज इसके ऊपर, और उसमें भी अभी जो हम लोगों ने एक फेडरेशन कृषि और वन उपज पर जो बनाया है, सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ, हमारी सरकार की चाल ढाल भी कुछ इस तरीके से इस विषय को लेके, आज इस महासंघ को भी बनाने में हमें 1 साल लग गया। ये स्थिति है। चलिए, लग रहा है इस मुहिम को खड़ा होने में लगता है कि इसका हम लोगों ने, अगर हम लोग और थोड़ी दिनों तक ध्यान नहीं दिए होते तो शायद इस राज्य में फॉरेस्ट राइट एक्ट के विषय के बारे में चर्चा करना ही बेकार था, और ना ही उस विषय पर हम लोगों को कभी चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा और बहुत खरी खोटी भी सुना सकता हूं आज, क्योंकि जिस काम की जरूरत हमें पहले होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन इसी आशा विश्वास के साथ कि हमारे पदाधिकारी, मैंने पहले भी कहा कि आप में सक्षम है, आप कर सकते हैं और करते भी हैं,
और ये हमारा विशेष फोकस इस योजना पर है। और आपको पता होना चाहिए और आपको आकलन भी करना चाहिए कि इस राज्य का भौगोलिक और इस राज्य के अंदर चल रहे विकास की गतिविधियां कितने एक दूसरे से परस्पर एक टकराव की स्थिति में आने वाला समय पैदा करेगा। आप सबको पता है कि इस राज्य में सबसे अधिक खनिज संपदाएं निकाली जाती हैं। जो वर्तमान खेती योग्य जमीन है उससे भी कोयले निकाले जा रहे हैं। आज नहीं कल वो खनिज संपदा खत्म होगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल और आजकल जो मशीनें जो आ गई हैं, जिस तरीके से माइनिंग के इक्विपमेंट्स आए हैं, जो काम 5 साल में होता था वो 5 दिन में हो रहा है। तो ये खनन कंपनियां इस राज्य को एक ऐसा कबाड़ करके खनिज संपदा निकालकर यहां के लोगों को ऐसी दुर्दशा में छोड़ेंगे जिसका अंदाजा नहीं है। क्या कोई बता सकता है कहीं भी कोई खनिज संपदा हो रहा है? रामगढ़ का हो या हजारीबाग का हो, चतरा का हो, लातेहार लोहरदगा का हो, साहिबगंज का हो, पाकुड़ का हो, कि कल को उन खदानों को रिक्लेम भी करते हैं जहां वहां आज धान की खेती होती थी, क्या 30 साल के बाद भी वहां पर धान की खेती होगी? तीस साल के बाद धान की खेती की तो बात छोड़िए, जो किसान आज विस्थापित हो रहा है वो किसान बचेगा कि नहीं बचेगा? 30 साल के बाद वो खेती करने लायक कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या उसका अगला जो आने वाला समय में हम उस जगह का उपयोग करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया है। रैयत की जमीनों में भी, गैर मौजूदा जमीनों में भी, और अच्छा खासा सफलता भी मिल रहा है। बहुत उसमें गति है ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुका भी नहीं है एक अल्टरनेटिव क्रॉप की ओर, फलदार पेड़ लगाकर। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जिले के अंतर्गत हो रहे जो भी एक्टिविटीज है उसके अनुरूप वहां के लोगों को डाइवर्ट करना, वहां के लोगों को आच्छादित करना, उनको उस लायक बनाना, ये सभी डीसीज का काम है, सभी उपायुक्तों का ये जिम्मेवारी बनता है। आप जिले के मुख्यमंत्री हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है। इसीलिए बिल्कुल इसका समय समय पर इसका रिव्यू भी बहुत तेजी से होगा और बहुत गहन रिव्यू की जाएंगी। इसलिए इस विषय को एकदम विशेष रूप से आपको ध्यान देते हुए काम करना है। आज लोग पर्यावरण की पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली की हालत के बारे में सुन ही लिया आप लोगों ने। सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए ना। और आज जो समूह है यहां पर
जो समाज है, इस समाज का कोई देवघर बासुकीनाथ जैसा भव्य शहर नहीं बन जाता है मंदिरों का। बनारस और अयोध्या जैसा राम मंदिर नहीं कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पेड़ नहीं तो झाड़ को तो जरूर कबाड़ करके वहां पर कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। लेकिन आदिवासी समाज कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसको पता है यही पेड़ हमारी जीवन है। और आज उसी को लेकर हम लोगों ने बुके की परंपरा इसीलिए खत्म किया कि कम से कम जो पैसे बेवजह की चीजों पे खर्च हो, क्यों नहीं एक एक पेड़ लेकर के अपने अपने घरों पे लगाएं। अपने अपने जो भी पदाधिकारी हैं, आपको घर सभी डीसीस को बंगलोज मिले हुए हैं, खूबसूरत दिखने वाला फूल पत्ती तो आप जरूर लगवाते होंगे, लेकिन बड़ा वृक्ष लगाने का काम आप अपने ही कैंपस से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं तो अगली बार से हम लोग इस योजना की ओर जाएंगे कि कोई पदाधिकारी वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है तो हम बंगलो क्यों दें? आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। व्यक्तिगत जिम्मेवारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे और व्यक्तिगत अगले की नहीं, खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हम नहीं फिक्स करेंगे तो इस काम को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। गेंदा का फूल, गुलाब का फूल ये तो हम लगा लेते हैं, लेकिन कभी जामुन का पेड़ हम अपने कैंपस में नहीं लगाएंगे, आम का पेड़ नहीं लगाएंगे, नीम का पेड़ नहीं लगाएंगे, करंज का पेड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन आज भी झारखंड में कई ऐसे जिले हैं, रांची विशेषकर, जहां अंग्रेजों का अभी भी बंगलोज हैं और उन अंग्रेजों का लगाया हुआ पेड़ आज भी जिंदा है। इसीलिए आप लोग थोड़ा प्रयास करें। जिला में भी हजारों हमारे पदाधिकारी हैं, बीडीओ है, सीओ है, डीसी है, डीडीसी है, एसपी है, डीएसपी है, थाना है, ब्लॉक है, सारा कुछ है। उन्हीं जगहों पर हम एक बार खुद ही आप अपने लिए बनपट्टा का एक व्यवस्था बनाइए कि हम इस जगह को ग्रीनरी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आने वाले सभी मानव जीवन के लिए। ये कोई इससे नुकसान नहीं बल्कि राज्य का संरक्षण होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र का सुरक्षा बना रहेगा। नहीं तो एक तरफ तो लगा हुआ है लोग इसको कब्र बनाने में, तो उस कब्र से हम बचने के लिए हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। और अभी पट्टा देने का इसका हम जब तक इसको सेचुरेट नहीं करें और इस चैलेंज के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाला समय में क्या होगा? कुछ लोग फिर जंगलों में घुस करके कुछ जमीनों को साफ करके उस पट्टे में दावेदारी करेंगे। फिर आप उसके साथ कोर्ट कचहरी, एफआईआर, थाना, जेल करते रहिए। अगर इसको हम एक मजबूत अभियान पकड़ करके चलकर सभी को इस
कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, तो आने वाला समय में जंगलों में जो लोग इनक्रोचर के रूप में जिसको आप देखते हैं, वो इनक्रोच करने वाले लोग नहीं दिखेंगे। नहीं तो ये परस्पर चलता रहेगा। हम शहर में जूझ रहे हैं शहर को इनक्रोच करने वालों से, और यहां शहर में तो इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन गांव में हम आज भी इस काम को रोक सकते हैं, लोगों को उसका अधिकार देकर। और अवेयरनेस की जहां तक की बात है, अवेयरनेस को लेकर के यहां के मुझे लगता है आदिवासियों को, वनवासियों की कमी नहीं है, कमी है हम लोगों की इच्छा शक्ति में, हमारी कार्यशैली में। काम को लटकाने का तो हम लोगों के पास भरपूर उपाय है, लेकिन उसका रास्ता हम कैसे निकालें, इस पर करने में हमारी पसीने छूटने लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसलिए आप सब लोग इस चुनौती को, सरकार का एक बहुत बड़ा एक मिशन और इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने राशन बांट दिया, पेंशन बांट दिया, धोती साड़ी बांट दी, बहुत कुछ बांट दिया, लेकिन ये एक ऐसी चीजों को हम लोग खड़ा करना चाहते हैं कि आने वाले 5-6 सालों में, 10 सालों में तुरंत इसका असर नहीं दिखेगा, इसमें समय लगेगा इसका असर दिखने में। और 5 से 10 साल के अंदर देखिए, अगर आज हम लोगों ने काम किया है, अगर इसको हम लोगों ने एक निश्चित समय पर मिशन मोड में सैचुरेट कर लिया, तो 10 साल के अंदर अंदर इसका जो परिणाम है वो इस तरीके से दिखेगा, जहां आपको भी ये गर्व महसूस होगा कि हमारे रीजन में जब आप लोग जब जिला छोड़ करके हेडक्वार्टर में आएंगे, उस समय आपको इस काम का महत्व पता चलेगा और अपने अगले कार्य को अंजाम देने में आपको काफी सहूलियत मिलेगी। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। त्योहार भी हम लोगों का बहुत सारा है, दिवाली है और छठ वट भी है, और उसकी भी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर इस राज्य के हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए जो बरसों बरस जिस चीज की मांग को लेकर के बेचारे भटकते रहे हैं, मुझे तो लगता है कई डीसीओ ने बहुत तरीके से बेवकूफी बनाया है। आप लोगों ने मुझसे बनपट्टा बंटवाए हैं कई बार, कई जगह मैंने बनपट्टा बांटा है, लेकिन 1 डिसमिल 2 डिसमिल क्या मतलब होता है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो आने वाला समय में। मैं थोड़ा सा बहुत सहनशीलता के साथ बढ़ता हूं, और यहां के कम्युनिटियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, काफी तकलीफ, काफी सहनशीलता। और इन आदिवासियों का एक इतिहास भी है, आप सबको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर अपने साथ माइग्रेट करके लेके गए थे। आसाम लेके गए, बंगाल लेके गए, बेंगलोर तक लोग गए हैं, अंडमान निकोबार तक गए हैं, और कौन कौन उधर छोटा मोटा टापू सब है ढेर सारा, उधर भी लोग को ले जाके रखा गया। क्यों? यही खेती बाड़ी करने के लिए।
पेड़ पौधा लगाने के लिए, उन लोगों को कोई फैक्ट्री का मालिक बनाने के लिए नहीं, मजदूर के रूप में। और आज देखिए आप, हम लोग का जितना भी असम का हो, सिलीगुड़ी के क्षेत्र में चाय बागान हो, सब झारखंड के आदिवासी आपको मिलेंगे भरे पड़े। तो इनमें एक अपना ये भी है, इनहेरेंट क्वालिटी है, जो इन जंगलों को बचाने की क्षमता है। सब लोगों की बस की बात नहीं है जंगलों को बचाना, और खासकर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। डीएफओ साहब, पीसीसीएफ साहब है यहाँ पर। मैं कुछ व्हाट्सएप मैंने तो देखा है, तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया। लकड़ी चोरों का नहीं, लकड़ी डकैत उसको कह सकते हैं, चोर नहीं। ऐसे तरीके से ये लोग पेड़ नहीं बचाते, वो जंगल में जमीन का नापी करने में इनका अपना समय कटता है। इसलिए इस काम में कोई कमी और लापरवाही भी ना हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी डीएफओ और रेंजर ऑफिसर से भी यही कहना चाहूंगा, शिकायत हमारे पास बोरा भर भर के आता है। कई बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण पे जाता हूं, तो मैं जितनी दरखास्त लेके आता हूं, अगर एक एक दरखास्त लेकर के मैं विभाग में बैठा तो कितने नपे जाएंगे पता नहीं। लेकिन मैं उस स्थिति पे जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था काम करे, जिसकी हुई जिम्मेवारी उनको मिले, क्योंकि उसी चीज के लिए हम सब लोग इन जगहों पर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।